हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी नर्सिंग एजू। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं आरआरबी से रिलेटेड नर्सिंग ऑफिसर का क्वेश्चन पेपर है जो कि शिफ्ट 3 है और 2019 है। उसका पेपर लेकर आए हैं। इसके अंदर तमाम जो भी क्वेश्चन है इसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं तौर पर सीधे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे वाले आरआरबी एग्जाम्स के अंदर भी पूछे वाले हैं। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट जरूर आप कमेंट कीजिएगा, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इन डोमेस्टिक वेज सीवेज इन डोमेस्टिक वेज सीवेज विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ डिजॉल्व मटेरियल। अब दोस्तों सीधा सा क्वेश्चन आपसे पूछा कि डोमेस्टिक वेज सीवेज में कौन सा एक प्रकार का ऐसा मटेरियल है, ऐसी थिंग है जो कि पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होता है या डिजॉल्व मटेरियल नहीं होता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि नाइट्रेट जो होता है ये एक प्रकार का ऐसा डिजॉल्व मटेरियल होता है जो कि पानी के अंदर, सॉरी, एक प्रकार का ऐसा मटेरियल होता है जो कि पानी के अंदर कभी भी घुलनशील नहीं होता। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आपका पूछा गया था वाटर सीवेज के अंदर कौन सा एक प्रकार का ऐसी थिंग है जो कि डिजॉल्व मटेरियल का पार्ट नहीं होती। तो वो है आपकी नाइट्रेट। क्या नहीं होती? होती। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वाट न्यूट्रेंट डिफिशियंसी कॉज गोइटर। कौन सी एक प्रकार का ऐसा न्यूट्रेंट होता है जिसकी कमी से क्या देखने को मिलता है? गोइटर देखने को मिलता है। गोइटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? घेंगा रोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घेंगा रोग कहा जाता है, जो बेसिकली है आयोडीन की कमी से देखने को मिलता है। आयोडीन की कमी से देखने को मिलता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? आयोडीन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट। डांडिया इज द ट्रेडिशनल फोल्क डांस ऑफ। आप सभी को पता है अभी हाल के फिलहाल में नवरात्रि का पर्व चल रहा है, जिसके अंदर काफ़ी जो लड़के लड़कियां जो हैं वो क्या खेलती हैं? डांडिया खेलती हैं। क्या खेलती है? डांडिया खेलती है। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि डांडिया जो पर्व है वो बेसिकली किस स्टेट का पर्व होता है? तो वो है आपका गुजरात। गुजरात के अंदर सबसे ज़्यादा डांडिया खेला जाता है, यानी कि डांडिया जो पर्व है, डांडिया जो डांस है, ये नृत्य जो होता है ये गुजरात का एक प्रकार से फोल्क डांस होता है। आंसर क्या हो जाएगा? अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग स्पेसिफिक। मतलब विच इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग स्पेसिफिक ड्यूटी। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कौन सी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर आप किसी व्यक्ति को क्या करते हैं? कोई ड्यूटी प्रोवाइड कराते देते हैं, कोई ड्यूटी देते हैं, कोई वर्क देते हैं। उसको क्या कहते हैं? तो एक व्यक्ति, अगर कोई मैनेजर अपने कर्मचारी को, स्टाफ को, कोई मैनेजर हो गया, ये क्या कर रहा है? अपने कलीग को क्या कर रहा है? एक स्पेसिफिक ड्यूटी दे रहा है। क्या दे रहा है? स्पेसिफिक ड्यूटी दे रहा है। तो क्या कहा जाता है? किसी काम को क्या करना? डेलीगेट करना। क्या करना? किसी काम को डेलीगेट करना। प्रोसेस को कहा जाता है डेलीगेशन। ये कोई ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर व्यक्ति जो होता है, मैनेजर जो होता है, वो अपने नीचे वाले कर्मचारी देता है, कोई स्पेसिफिक ड्यूटी देता है। इसको क्या कहा जाता है? डेलीगेट करना, यानी कि कोई काम देना है, कोई डेलीगेट वर्क को डेलीगेट करना। डेलीगेशन एक। ये उत्तर क्या हो जाएगा आपका? डेली। अब बात करते हैं नेक्स्ट। एक प्रकार की वायर जैसी संरचना जो कि टेलीफोन की तरह होती है और बोन के आपकी बॉडी के अंदर पाई जाती है। जिस प्रकार एक मोबाइल फ़ोन जो होता है, ठीक है, एक पर मोबाइल फ़ोन जो होता है वो तमाम प्रकार के तारों से, टेलीफोन को देखा ना, टेलीफोन वायर जो होते हैं, एक टेलीफोन है जिस घर के अंदर टेलीफोन लगा हुआ है, वो एक खंबे से कनेक्टेड होते हैं और हर एक घर में टेलीफोन मौजूद होता है। और यहाँ पर क्या हो गया? एक खंबा मौजूद है। तो जिस तरीके से टेलीफोन के बहुत सारे वायर होते हैं, उसी प्रकार से बॉडी के अंदर क्या होता है? नर्व्स पाई जाती है। तो नर्व क्या होती है? बेसिक एक प्रकार की ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो कि टेलीफोन के वायर की तरह देखने को मिलती
ये क्या करती है, एक तरीके से आपकी सूचना का आदान प्रदान करती है, सूचना का आदान प्रदान करती है, सूचना का आदान प्रदान करती है। और दो प्रकार की नर्व्स देखने को मिलती है, एक होती है सेंसरी नर्व्स, एक होती है मोटार नर्व, और तीसरी जो होती है वो होती है मिक्स्ड नर्व। तीन प्रकार की नर्व्स बेसिकली देखी जाती है आपके बॉडी के अंदर, ये मैंने आपको बता दी है। एक होती है मोटार, एक होती है सेंसरी और एक होती है मिक्स्ड नर्व। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इन इंडिया, भारत के अंदर कौन सा एक प्रकार एक का ऐसा स्टेट होता है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, पार्क पाए जाते हैं, पार्क पाए जाते हैं। वही क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा प्रकार का ऐसा स्टेट है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क पाए जाएंगे। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत देश के अंदर मध्य प्रदेश एक प्रकार का ऐसा राज्य है, मध्य प्रदेश एक प्रकार का ऐसा राज्य है के अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, ध्यान पाए जाते हैं। ध्यान मतलब कि पार्क पाए जाते हैं। वो पार्क या तो नेशनल पार्क भी हो सकते हैं, या फिर बात की जाए ऐसे पार्क जिसके अंदर चिड़ियाघर हो सकते हैं, है ना। तो नेशनल पार्क चिड़ियाघर भी हो सकते हैं, जू वाले पार्क भी हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा पार्क जो पाए जाएंगे वो कहाँ पाए जाते हैं, हाईएस्ट नंबर नेशनल पार्क कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। जैसे कि बात की जाए आपके राजस्थान के अंदर सवाई माधोपुर के अंदर कौन सा पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है। इसी प्रकार से आपके मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सारे पार्क पाए जाते हैं, सारे पार्क पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए तो रणथंभौर नेशनल पार्क जो है वो राजस्थान शहर के राजस्थान के अंदर सवाई माधोपुर के अंदर। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सारे पार्क पाए जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट गैलियम। जो गैलियम है, गैलियम उसका सिंबल क्या होता है। गैलियम को अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो आपके इस गैलियम को किस सिंबल से जाना जाता है। अगर कहीं भी आपकी सारणी के अंदर, केमिकली सारणी के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर Ga करके आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि Ga का मतलब क्या होता है, गैलियम कहलाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, द स्टेबलाइजमेंट ऑफ ए पर्सनल रिलेशनशिप। क्या दोस्तों, ए स्टेबलाइजमेंट ऑफ ए पर्सनल रिलेशनशिप अफेक्शन टेक प्लेस in the stage of group dynamics is termed as। The stabilization of personal relationship and affection take place in the stage of group dynamics। का मतलब क्या होता है, तो सवाल आपसे कर रहा है कि एक प्रकार की ऐसी स्टेबलाइजमेंट जिसके अंदर पर्सनल रिलेशनशिप, अफेक्शन दोनों ही क्या होते हैं, मिलकर काम करते हैं और ग्रुप डायनेमिक्स आते हैं, क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है आपका नॉर्मिंग। नॉर्मिंग एक प्रकार से ऐसी स्टेज होती है जिसके अंदर पर्सनल रिलेशनशिप और अफेक्शन दोनों ही क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। पर्सनल रिलेशनशिप और अफेक्शन दोनों ही मौजूद, तो किस ग्रुप डायनामिक्स की स्टेज होती है वो कहा जाता है, नॉर्मिंग कहा जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जो कहीं तौर पर आपसे पूछा जाता है। चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, व्हाट इज द इमीडिएट साइड इफेक्ट। क्या दोस्तों, इमीडिएट साइड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया था ईसीटी के बारे में। ईसीटी जो होती है वो दी जाती है बेसिकली मेनिया और डिप्रेशन में, लेकिन बात की जाए एक आपको चूज करना है तो डिप्रेशन के अंदर जाएगी। और वोल्टेज की बात की जाए तो 70 से लेकर 100 होता है, ठीक है। और बात करें इसका जो साइड इफेक्ट होता है के अंदर, जो साइड इफेक्ट के अंदर जो सबसे पहला इमीडिएट साइड इफेक्ट कहलाएगा ना, वो क्या कहलाएगा आपका, कर दीजिए, क्या कहलाएगा आपका इमीडिएट इफेक्ट, वो कहलाएगा कि व्यक्ति की परमानेंट मेमोरी लॉस हो जाएगी और ब्रेन डैमेज हो जाएगा। हो जाएगी परमानेंट लॉस ऑफ द मेमोरी एंड द ब्रेन डैमेज। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, मेमोरी जो होती है वो क्या होती है, परमानेंटली लॉस हो जाती है और ब्रेन डैमेज हो जाता है। ये क्वेश्चन तो क्या है, अच्छा इसमें पूछा गया है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट को हम भूल गए थे, एक्सेप्ट को भूल गए थे, ठीक है। एक्सेप्ट पूछा गया है तो दोस्तों इसके अंदर यही उत्तर सही है। लेकिन बात की जाए इसके अंदर मेमोरी कौन सी डैमेज होती है, अगर सही उत्तर की बात की जाए, एक होता है रेट्रोग्रेड एमनेशिया। क्या होता है, रेट्रोग्रेड एमनेशिया।
एक्सेप्ट पूछा गया है ना, तो ये चीज़ तो गलत हो जाती है। रेट्रोग्रेड एमनेशिया, एक्सेप्ट हमने नहीं पढ़ा था। देखिए, इसमें पूछा गया है कि कौन सा एक प्रकार का ऐसा कथन है जो कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थ्योरी को लेकर साइड इफेक्ट के तौर पर गलत कहा गया है। देखिए, जब भी आपको ईसीटी देते हैं ना, तो टेम्परेरी मेमोरी लॉस होता है, कंफ्यूजन होता है, जिसको अपन रेट्रोग्रेड एमनेशिया के लिए। इसके अंदर क्या होता है, अगर किसी प्रकार की इंजरी हो गई है आपको पेशेंट ईसीटी के दौरान, तो उसकी वजह से फ्रैक्चर और डिसलोकेट बोन भी हो सकती है। तीसरी चीज़, अगर आपके व्यक्ति को पहले से कोई ऐसी कंडीशन है हार्ट से रिलेटेड, तो जब भी आप ईसीटी देंगे तो इसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी, कार्डियक अरेस्ट भी देखने को मिलता है। इसलिए इन व्यक्तियों को कभी भी क्या नहीं दी जाती, ईसीटी नहीं दी जाती। लेकिन इसने पूछा है यहाँ पर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट हम भूल गए थे पढ़ना, एक्सेप्ट पूछा है यानी कि कौन सा नहीं होता है। तो यही क्वेश्चन है कि परमानेंट मेमोरी लॉस नहीं होता है, इस जगह क्या होता है आपका, टेम्परेरी मेमोरी लॉस होता है, टेम्पररी मेमोरी लॉस कहलाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि कौन सी चीज़ नहीं होती है, तो परमानेंटली मेमोरी का लॉस नहीं होता है, टेम्परेरी मेमोरी का लॉस होता है, जो के साथ में क्या हो जाता है, वापस से ठीक हो जाता है। क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या, द रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। तो रियल एग्जीक्यूटिव कौन सा होता है इंडियन गवर्नमेंट का, तो आप सभी को पता होना चाहिए भारत देश के अंदर रियली एग्जीक्यूटिव कौन है इंडियन गवर्नमेंट के अंदर, तो आप पता होना चाहिए। जो प्राइम मिनिस्टर होता है, सबसे बड़ा अधिकारी कह सकते हैं। प्राइम मतलब कि सबसे ऊपर सुप्रीम मिनिस्टर जो है, सबसे बड़ा मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, इंडिया के अंदर, जिसको रियल एग्जीक्यूटिव माना जाता है। और समय आज की बात की जाए, 2024 के अंदर बात की जाए, वर्तमान तौर पर आपके नरेंद्र मोदी जी जो हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी जो हैं, वो क्या है आपके वर्तमान में, क्या है, रियल एग्जीक्यूटिव मैनेजर, रियल एग्जीक्यूटिव है ये इंडियन गवर्नमेंट के, क्या है, रियल एग्जीक्यूटिव है आपके इंडियन गवर्नमेंट के, क्या है, इंडियन गवर्नमेंट के रियल एग्जीक्यूटिव है, वो क्या है, प्राइम मिनिस्टर आपके इंडियन गवर्नमेंट में। क्वेश्चन पूछा जाए कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो कौन सी वाली बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो तीसरी बार, थर्ड टाइम क्या बने हैं, भारत देश के प्रधानमंत्री बने हैं। क्या बने हैं, थर्ड टाइम भारत देश के प्रधानमंत्री बने हैं। 2014 के अंदर बने, 2019, ठीक है, अभी फिलहाल में वर्तमान में वो 2024 है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, आगे की बात करते हैं। हिमालयास मीन्स, हिमालयास नहीं, HML एनालिसिस क्या होता है। देखिए, एक वर्ड आता है HML एनालिसिस, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, HML हमेशा ध्यान रखना कि हाई, मीडियम एंड लो, हाई, मीडियम एंड लो। ठीक है, जब भी आप किसी चीज़ का, आपने देखा होगा, एनालिसिस करते हैं, तो सबसे पहले आप हाई चीज़ को रखते हैं आगे, फिर मीडियम को रखते हैं, फिर लो एस्टिमेट्स को। ये चीज़ क्या होती है आपकी, HML एनालिसिस, पता होना आपको चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन हमारे इस तरफ हम लेकर आते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन देखने को मिले। अब बात करते हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग्स आर प्रिस्क्राइब्ड टू द डिक्रीज द साइकोटिक सिम्टम्स बाय। एंटी साइकोटिक ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि आप सभी को पता है, एंटी साइकोटिक ड्रग जो होती है वो किस, आपकी साइकोसिस क्या करती है, करने का काम करती है, साइकोसिस को ठीक करने का काम करती है आपकी एंटी साइकोटिक ड्रग, एंटी साइकोटिक ड्रग। अब बात करें हम, एंटी साइकोटिक ड्रग्स आर प्रिस्क्राइब्ड टू डिक्रीज द साइकोटिक सिम्टम्स बाय। तो किस प्रकार से आपकी एंटी साइकोटिक ड्रग जो है, वो किस प्रकार से क्या करेगी, आपके साइकोटिक सिम्टम्स को कम करती है, क्या उसका कार्य होता है, कैसे ठीक करती है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि क्या करती है, आपकी ब्रेन के अंदर एक डोपामीन होता है, डोपामीन करता है, डोपामीन न्यूरो होता है, क्या होता है, डोपामीन न्यूरो होता है। ठीक है, डोपामीन न्यूरो है। अब ये न्यूरो क्या करता है, अगर इसका बढ़ गया बॉडी के अंदर, लेवल इंक्रीज हो गया, साइकोटिक सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या करता है, जो आपके एंटी साइकोटिक ड्रग्स है, एंटी मतलब कि रोकना, किसको, साइकोटिक सिम्टम्स को रोकना, तो ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है किसके एक्शन को, डोपामीन के ब्रेन के अंदर। अब ये डोपामीन को बढ़ने ही नहीं देगा बॉडी के अंदर, डोपामीन के रोज कर देगा, रोक देगा, तो बॉडी के अंदर डोपामीन बढ़ता है, बढ़ा हुआ नहीं देखने को मिलेगा, रुक जाएगा।
अब जब रुक जाएगा तो साइकोटिक सिम्टम्स क्या हो जाते हैं, आपके डिक्रीज देखने को मिलते हैं। अगर डोपामीन का लेवल आपने क्या किया है बॉडी के अंदर, रोक दिया है या फिर कम, सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। विच एवी ब्लॉक इज आल्सो रिफर्ड एज मोबिड सेकंड। देखिए आपने काफ़ी ब्लॉक देखे होंगे जिसके अंदर आपने ईसीजी की एक अच्छे से क्लास लेके आएंगे और पूरी तरह से मैं आपको इसके बारे में समझाने वाला हूँ कि देखिए मोबिड सेकंड क्या होता है, मोबिड्स फर्स्ट क्या होता है, ठीक है, थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक क्या होता है, फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक क्या होता है, सभी के बारे में पढ़ेंगे। विच एवी ब्लॉक इज आल्सो रिफर्ड एज मोबिड सेकंड। मोबिड सेकंड जो एवी ब्लॉक है वो किसको कहा जाता है। देखिए जब भी दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, जब भी सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है, सेकंड डिग्री एंटीरियो वेंट्रिकुलर ब्लॉक होता है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर ब्लॉक होता है, ठीक, वेंट्रिकुलर ब्लॉक जो होता है तो कहा जाता है, सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक जो होता है ना, ब्लॉक जो उसको कहा जाता है आपका मोबिड सेकंड। अब फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक होगा तो क्या कहा जाएगा, तो कहा जाएगा मोबिड्स फर्स्ट, कहा जाएगा मोबिड्स कहा जाता है। अब बात करते हैं सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक जो है वो क्या है। देखिए सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक जो है टाइप फर्स्ट ऑफ वेंकविच ब्लॉक भी कहा जाता है इसको, और मोबिट्स बर्ड्स टाइप पर। देखिए सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक तो इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक जो हो गया इसके अंदर क्या है, पहला जो टाइप है सेकंड डिग्री ब्लॉक का वो है कि टाइप फर्स्ट वेंकविच फर्स्ट, कि मोबिट्स फर्स्ट, ठीक है। सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक ही हो गया ना, देखो सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक को मोबिट सेकंड कहा जाता है, मैंने आपको बताया था। इसी प्रकार से क्या होता है मोबिट्स फर्स्ट भी होता है, जो ये रहा। इसके अंदर क्या होता है, मैं आपको मोबिट्स फर्स्ट और मोबिट्स सेकंड के बारे में, दोनों के बारे में बताने वाला हूँ। मोबिट्स फर्स्ट जो होता है इसको क्या कहा जाता है, फर्स्ट वेंकविच फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट डिग्री। इसके अंदर क्या होता है, कार्डिनल फाइंडिंग्स पी वेव्स एंड क्यू आर एस रेशियो इज नॉट मेंटेन्ड। इसके अंदर क्या होता है, आपके पी वेव जो होती है ना, ये पी होगी, पी वेव जो होती है ना, ये क्या होती है, कार्डिनल फाइंडिंग्स देखने को मिलती है, पी वेव देखने को मिलती है, पी वेव और क्यू आर एस वेव, सॉरी वेव और क्यू आर एस वेव जो होती है ना, ये क्या होती है, नोट मेंटेन, यानी कि सही से नहीं नजर आपको आती है। इसके अंदर आर्ट्रियल इम्पल्सेस, आर्ट्रियल एट्रियम होता है, आर्ट्रियल इम्पल्स होता है वो बहुत प्रोलॉन्ग हो जाता है। ईसीजी जो होता है पीआर इंटरवल को शो नहीं करती है। देखो ये पी क्यू आर एस, ठीक है, ये होगी पी क्यू आर एस, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या कहा गया है कि ईसीजी पी आर इंटरवल को शो नहीं करती, मतलब पी और आर इंटरवल को अच्छी तरह से नहीं करती, होना चाहिए। बाकी हम एक बार दिलाएंगे और आपको अच्छी तरह से, ये तो हमने पढ़ लिया था मोबिट्स फर्स्ट के बारे में। मोबिट सेकंड क्या होता है, कार्डिनल फाइंडिंग क्या होती है इसके अंदर, आर्ट्रियल कंडक्शन जो है इज इंटरमिटेंटली ब्लॉक्ड। जो आर्ट्रियल कंडक्शन है, एट्रियम का जो कंडक्शन होता है वो क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है। क्या होता है, इन विच पी वेव्स कम्स बिफोर द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, जबकि पी वेव जो होती है वो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से पहले ही देखने को मिल जाती है, यानी कि पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आ नहीं रहा है, पी वेव फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से आता है, पी वेव्स फिर पी वेव्स फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से आता है। पी वे के बाद में पी आ जाता है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बाद में आता है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स देखने को ही नहीं मिलता है, पी वेव्स कम आ जाता है बिफोर क्यू आर। बाकी इसको अच्छी तरह से, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऑस्मोटिक प्रेशर एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी आर मेंटेन्ड बाय। देखिए दोस्तों आपने सभी ने सुना होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, ओनकोटिक प्रेशर, ये सब सुना होगा आपने। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एसिड बेस बैलेंस में बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर को कौन मेंटेन करता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो सोडियम होता है आपका, वो क्या करता है बेसिकली, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर को एसिड बेस बैलेंस के अंदर क्या मेंटेन करता है। आप सभी को पता है पोटेशियम का लेवल जब डिक्रीज होगा तो आपका सोडियम का लेवल ऑटोमेटिकली हो जाता है। और बात की जाए फ्लूइड से रिलेटेड, जहाँ जहाँ सोडियम जाएगा वहाँ वहाँ क्या जाएगा, पानी जाएगा, वाटर जाएगा। अगर लेकिन बात की जाए आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो रही है, पानी की कमी हो गई है, वाटर की कमी हो गई है, ध्यान रखना सोडियम का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा उस टाइम। लेकिन अगर बॉडी के अंदर सोडियम की कमी देखने को मिलती है तो वाटर की कमी भी देखने को मिलेगी, ये बात ध्यान रखना कि जहाँ जहाँ सोडियम जाएगा वहाँ वहाँ पानी आएगा, लेकिन जहाँ जहाँ पानी जाएगा वहाँ वहाँ सोडियम नहीं आएगा। इसीलिए आपको अच्छी तरह से बताऊंगा इसके बारे में भी। फिलहाल आप ध्यान रखिए
आपका प्रेशर को कौन मेंटेन करता है, ठीक है, बॉडी फ्लूइड के वो करता है। अब आगे बात करते हैं, विच इज मोस्ट सूटेबल पोजिशन फॉर गिविंग एनिमा। एनिमा देने के लिए सबसे बेस्ट पोजिशन कौन सी होती है, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और एग्जाम के अंदर है। इसके अंदर क्या करते हैं, व्यक्ति जो होता है उसको लेफ्ट आप लेटा देंगे, लेफ्ट लेटरल पोजीशन, मतलब व्यक्ति जो होता है इसको क्या करते हैं आप लेफ्ट लेटरल पोजीशन दे देते हैं, मतलब अपने लेफ्ट और क्या कर देते हैं, लेटा देते हैं फेस करके, ठीक है। तो उसकी उस पोजीशन में क्या होता है, आपका जो भी एनाल एरिया होता है, एनाल जो होता है वो क्या होता है बेसिकली, के थ्रू आप क्या देते हैं, आप एनिमा देते हैं। कि आपकी लेफ्ट लेटर पोजीशन आती है, बेस्ट पोजीशन है इसके अंदर, ठीक है। अगर लेफ्ट लेटर पोजीशन नहीं दी जाती तो सिम्स पोजीशन आप करके आएंगे। अगर लेटरल पोजीशन, ये क्वेश्चन राइट हो सकता है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। अब बात करते हैं व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को नापने के लिए आप एसआई यूनिट किसका इस्तेमाल करते हैं, तो आप सभी को पता है कि आप जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को नापते हैं तो आप क्या करते हैं, एक एसआई यूनिट होती है इसकी हर इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ की, वो कहलाती है न्यूटन। आपने सुना होगा कि इतने न्यूटन से इतने कुलाम से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पास कर रहा है, वो कहते हैं अपन न्यूटन, या ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज कॉल्ड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सैटेलाइट टू कम। पृथ्वी का, ये पृथ्वी हो गई आपकी, ये अर्थ हो गई, क्या हो गई, ये अर्थ हो गई, ये क्या हो गया आपका सैटेलाइट हो गया। ये सैटेलाइट को पूरा अर्थ अर्थ का चक्कर लगाइए, ये क्या होगी आपकी सैटेलाइट होगी। वही पूछा गया है, व्हाट इज द काइल्ड द टाइम रिक्वायर्ड सैटेलाइट कंप्लीट वन रोटेशन। मतलब कि एक पूरा चक्कर लगाने वाला जो वक्त होता है सैटेलाइट जो चक्कर लगाता है, उसकी टाइम रिक्वायर्ड जो है कंप्लीट रोटेशन का, उसको क्या कहा जाता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, कहा जाता है पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, मतलब कि चक्कर लगाना। तो चक्कर लगाना यानी कि एक सैटेलाइट पृथ्वी का जो चक्कर लगाती है के अंदर जो समय लगता है वो क्या कहा जाता है, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन आता है। अब बात करते हैं विच डिपार्टमेंट इशू पैन कार्ड। आप सभी को पता है परमानेंट पैन होता है ना, पैन कार्ड होता है, ठीक है, उसको कौन सा डिपार्टमेंट करती है, तो पैन कार्ड को हमेशा क्या करती है, परमानेंट नंबर होता है, ठीक है, आपका ये परमानेंट नंबर, ठीक है, परमानेंट अकाउंट नंबर करके आता है, तो क्या है, ठीक है। तो पैन कार्ड जो होती है तो वो कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है आपको, तो आप सभी को पता है अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है। तो ये आपका इनकम टैक्स होता है ना, इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट क्या करती है, पैन कार्ड इशू करती है। पैन कार्ड इशू करने की वजह से क्या होता है, एक परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, जिससे कि आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता लग जाएगा कि आपके अकाउंट के अंदर कितनी सैलरी का ट्रांजेक्शन हो रहा है, कितनी सैलरी आ रही, कितनी जा रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो होता है ये आपको क्या इशू कराता है, आपको कराता है पैन कार्ड इशू कराता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज फीटल ब्लड वेसल लाइंग ओवर द इंटरनल ओ इन द फ्रंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट। अगर मान लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज द फीटल ब्लड वेसल लाइंग ओवर द इंटरनल ओस इन द फ्रंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट। आपने नाम तो सुना ही होगा किसका, आपने नाम तो सुना ही होगा, ये देखिए जैसे कि ये आपका अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा एक प्रकार का ऐसा टर्म है जिसमें क्या होता है, फीटल के जो ब्लड वेसल है, फीटल के जो ब्लड वेसल है, फीटल के जो ब्लड वेसल है, ये इंटरनल ऑस जो होता है, वो इंटरनल ऑस जो होता है जहाँ पर प्रेजेंटिंग पार्ट है, जहाँ से इंटरनल ऑस जो होता है इसके सामने आ जाता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है आपका वासा प्रीविया। क्या कहा जाता है, वासा प्रीविया कहा जाता है। जैसे आप प्लेसेंटा ये सब पढ़ते हैं ना, प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है, यानी कि प्लेसेंट खिसक के यहाँ आ जाती है पार्ट के सामने। इसी प्रकार से बच्चे ब्लड वेसल्स है, अगर वो माँ के प्रेजेंटिंग पार्ट होता है, ये आपका यूट्यूब
प्रेजेंटिंग पार्ट हो गया। इसके सामने अगर ब्लड वेसल आ जाएगी और ब्लॉक कर देगी, ठीक है, तो क्या कहा जाता है, वेसल्स प्रीविया यानी वासा प्रीविया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फेशियल पाल्सी इज आल्सो नोन एज, फेशियल पाल्सी किस नाम से जाना जाता है? तो अब सभी को पता होता है फेशियल पाल्सी जो ये इसको किस नाम से भी जाना है, बेल्स पाल्सी नाम से जाना जाता है, ठीक है। फेशियल नर्व होती है आपकी जो डैमेज हो जाती है, अंदर डैमेज देखने को मिलता है जिसकी वजह है एसिड पैरालिसिस पाल्सी हो जाती है, बेल्स पाल्सी की नाम जाता है। अब बात करते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन के बारे में। एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंसिंग फेलियर एंड डिफिकल्टीज बाय ब्लेमिंग अदर इज नॉट। तो अगर कोई व्यक्ति होता है, व्यक्ति ये करता है, ये क्या हो गया, फेल हो गया, क्या हो गया, फेल हो गया एग्जाम में। ये क्या बोल रहा है कि मैं फेल इसलिए ही हुआ हूं क्योंकि ये टीचर मैडम जो है उन्होंने मुझे अच्छा नहीं पढ़ा। टीचर को ब्लेम कर रहा है, टीचर को ब्लेम कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज में फेल हो गया है और वो ब्लेम कर रहा है अदर को कि मैं इनकी वजह से फेल हुआ हूँ, उन्होंने अच्छा नहीं पढ़ा है इसकी वजह से फेल हुआ हूँ, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब सीधा सा अर्थ है कि क्या कर रहा है, ये आरोप लगा रहा है। क्या लगा रहा है, आरोप लगाना बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति और को ब्लेम कर रहा है कि फेलियर ट्राई करने के लिए, कहा जाता है ब्लेम। ब्लेम को क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन को कहा जाता है। ये डिफेंस, ठीक है। तो हमने आज बात की 21 क्वेश्चन के अंदर हमने सीखा, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, एक बेहतरीन जो चीज़ है मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। जो चीज़ आपको मेरे, अगर मेरा पढ़ा हुआ आपको अच्छा लग रहा है तो आपको बिल्कुल एक चीज़ करनी होगी। क्या करनी होगी, मैं आपको बताता हूँ। आपको एक चीज़ बिल्कुल करनी होगी, मेरे लिए करनी होगी। क्लास आपने अच्छी, एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि साबित होने वाली। आप सभी को पता है जैसे कि आपके आरआरबी के एग्जाम्स आने वाले हैं, क्या आने वाले हैं, आरआरबी के एग्जाम जो है आपके आने वाले हैं। तो आपको आपको क्या करना है दोस्तों, आरआरबी की बेहतरीन प्रिपरेशन को अच्छा बनाने के लिए और भी बेस्ट बनाने के लिए हमारे द्वारा लाया गया है आरआरबी का, आरआरबी के जितने भी ओल्ड पेपर है, क्या है, जितने भी ओल्ड पेपर है, जितने भी एग्जाम आज तक हुए हैं आरआरबी से रिलेटेड, उसमें जितने भी क्वेश्चन आपसे गए हैं उन सभी के ओल्ड पेपर हमारे पास मौजूद हैं। और साथ ही में क्या है, एक हमारे पास नर्सिंग बुकलेट भी मौजूद है। क्या है, नर्सिंग बुकलेट भी मौजूद है। क्या है, नर्सिंग बुकलेट भी मौजूद है, जो कि आपको सभी जो भी आपकी सब्जेक्ट है उसमें से जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टर्म है जो सीधे एग्जाम में देखने को मिलता है, ये दोनों ही जो है आपको क्या मिल रहे हैं, ये दोनों ही जो है आपको मात्र कितने मिल रहे हैं, कितने रुपए मिल रहे हैं आपको, मात्र मात्र मिल रहे हैं ये हैं 250 में मात्र मिल रहा है। 250 में आजकल कुछ नहीं आता है दोस्त, ठीक है। 250 आपको पूरा जो कोर्स है आरआरबी से रिलेटेड ये वाला है, ठीक है। आपको ये ऑफर प्राइस चल रहा है और इसको आप लेने के लिए क्या करेंगे, तो लेने के लिए आप क्या करने वाले हैं, एक नंबर दे रहा हूँ मैं आपको, जो आपको लेना है 9, अब एक नंबर दे रहा हूँ मैं आपको, नोट कर लीजिए, 9351609780। वापिस से दोहराता हूँ, 9351609780। ये हमारे नर्सिंग एजुकेशन का व्हाट्सएप, नर्सिंग एजुकेशन का वो एक प्रकार से व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पर आप मैसेज कीजिएगा, मैसेज करके बोलिएगा सर हमको क्या चाहिए, नर्सिंग बुकलेट चाहिए, क्या चाहिए, बुकलेट और आरआरबी के पेपर्स चाहिए। तो आपको वो क्या करते, आपको दे देंगे 250 रुपये में। अगर आप को जल्दी मैसेज कीजिएगा, शॉर्ट पीरियड के लिए ये आपका ऑफर चालू किया गया है।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।